ओके, आज हम करने लगे हैं चैप्टर 26 नेज़ल सेप्टम और इसकी डिजीज़। ठीक है, अब इस चैप्टर के बारे में आपने ना एक बात याद रखनी है। आपका हो प्रॉफ, आपका हो कोई यूनिवर्सिटी टेस्ट, आपका हो वाइवा, आपका हो ओस्पी, ये चैप्टर है हाई यील्ड। 90% चांसेस हैं कि ये हर दफ़ा आएगा, चाहे वो आपका प्रॉफ हो, चाहे वो आपका वाइवा हो, चाहे आपकी ओस्पी हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी का कोई टेस्ट हो। इस चैप्टर को आपने स्किप करना ही नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक बात होगी हमें क्लियर। अब हम देख लेते हैं जल्दी से इसकी एनाटॉमी। अच्छा, अब देखें ये जो पिक्चर है ना, एनाटॉमी ऑफ द नेज़ल सेप्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। यहीं से मैंने आपको ये पूरी इसकी एनाटॉमी पढ़ा देनी है, बस फिर आपने खुद ही बुक से रीड कर लेना है। आपको आई होप से ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब देखें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि नेज़ल सेप्टम के पार्ट कितने हैं। ठीक है, अब ये देखें, एक उन्होंने कहा है कि हमारे पास होता है क्लोमोलर सेप्टम, पहला पार्ट ये जो क्लोमोला वाला है। फिर उसके बाद है मेम्ब्रेनस सेप्टम, ये वाला। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा बाकी सारा ये जो सेप्टम का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं सेप्टम प्रॉपर। अब जो क्लोमोलर सेप्टम है ना, इसको ज़रा आप गौर से देखें। ठीक है, इन्होंने कट सेक्शन दिखाया है ना, तो इसमें हमें क्या है कि बाहर से भी स्किन मिलेगी दोनों साइडों से। ठीक है, नोज़ के दोनों साइड्स पे क्या होगी, स्किन लेटरल साइड्स पे। दरमियान में हमारे पास क्या चीज़ होगी, दरमियान में हमारे पास आ जाएंगी ये एलर कार्टिलेजेस, ये जो आपको दिख रही हैं। ठीक है, दोनों साइड ऑफ द नोज़ पे, और दरमियान में आ जाएगा फिब्रस टिश्यू। तो हमें क्या मिला, स्किन, फिर आई एलर कार्टिलेजेस, फिर आया फिब्रस टिश्यू, फिर एलर कार्टिलेज, फिर स्किन। तो ये हो गया हमारे पास क्लोमुलर सेप्टम ओवरऑल, आउटसाइड टू इनसाइड टू आउटसाइड। उसके बाद आते हैं मेम्ब्रेनस सेप्टम। अब देखिए मेम्ब्रेनस सेप्टम में कार्टिलेज कोई नहीं दिख रही है आपको, कोई फैटी टिश्यू नहीं दिख रहा। यहाँ पे सिर्फ आपको डबल लेयर ऑफ स्किन मिलेगी, ना बोन ना कार्टिलेज। ठीक है, इसी वजह से तो ये वाला पोर्शन आप अपनी टिप को टच करें तो ईजिली मूवेबल है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेप्टम प्रॉपर। अब सेप्टम प्रॉपर में ना आपने कंपोनेंट्स देख लेने हैं। देखें हमें क्या मिल रहा है, एक तो हमें मिल रहा है नेज़ल बोन और फ्रंटल बोन का कुछ पार्ट। ठीक है, फिर हमें सेप्टल कार्टिलेजेस मिल रहे हैं, प्लेट ऑफ एथमॉइड मिल रही है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड, वोमर बोन मिल रही है, रोस्ट्रम ऑफ स्फिनाइड मिल रहा है, क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला। ये सारा कुछ हमारे पास सेप्टम प्रॉपर बना रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हम कि सेप्टल कार्टिलेजेस का क्या है। अब सेप्टल कार्टिलेजेस का ये काम नहीं है कि इन्होंने सिर्फ पार्टीशन बनानी हो राइट और लेफ्ट नेजल कैविटी में, बल्कि इन्होंने हमारे पास जो टिप और डोर्सम है ना कार्टिलेज ऑफ द नोज़ का, उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है। तो अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए तो हमारे पास क्या हो सकता है, मतलब हमारी नेज़ल डिफॉर्मिटी आ जाएगी ना, और नेज़ल टिप डिप्रेस हो सकती है, और सैडल नोज़ डिफॉर्मिटी आ सकती है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी डिफॉर्मिटीज़, वो आ सकती हैं। और ये डिस्ट्रक्शन होती कब है सेप्टम की, सिर्फ ट्रॉमेटिक इंजरीज़ में नहीं होती, बल्कि अगर किसी को अब्सेस बन जाए या फिर उसको टीबी हो जाए, हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था सिफिलिस हो सकता है, लेप्रोसी हो सकती है, या कोई सर्जरी के बाद भी ऐसा होता है कि नोज़ डिप्रेस हो जाए, तो तब ये सब कुछ हो सकता है सेप्टल डिफॉर्मिटीज़। ठीक है, उसके बाद आपने लिटल्स या कैसल बैच प्लेक्सिस एपिक्स टेक्सिस वाले चैप्टर में पढ़ लेना है, तो यहाँ पे हम नहीं करते। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट फ्रैक्चर ऑफ द नेज़ल सेप्टम पे। ओके, जो हमारे पास फ्रैक्चर है ना, अब इसमें ना फ्रैक्चर किस तरह से हो सकता है, ट्रॉमा आएगा ना तो ही फ्रैक्चर होगा मोस्टली। अब फ्रैक्चर में ना कहीं से भी नोज़ को ब्लो लगेगी, उसकी सेप्टम जो है ना उसके ऊपर ही फोल्ड अप हो जाएगी, या उसमें कोई वर्टिकल फ्रैक्चर आ सकता है, हॉरिजॉन्टल आ सकता है, या वो स्मैश्ड इनटू पीसेस हो सकती है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स हैं जो आपको बेसिकली पता होने चाहिए, और बेसिक उसको याद भी आपको फ़ौरन से हो जाएंगे। अब एक का नाम है जॉर्ज वेव फ्रैक्चर और एक का नाम है शेवलेट फ्रैक्चर। अब देखें, अब ना ज़रा ये पिक्चर जो हमने नोट में की है, मैं यहाँ से आपको बताऊँगी ना, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। एक फॉर एग्जांपल, अब ना शावलेट, मतलब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। शावलेट क्या था, एक छोटा सा बच्चा था, वो ना शरारतें करता रहता था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया था, शावलेट। शावलेट ने एक दिन क्या किया कि किसी की नाक के नीचे से उसको मारा मुक्का। तो फ्रैक्चर कहाँ से हुआ, फ्रॉम द डोर्सम ऑफ द नोज़, यानी टिप ऑफ द नोज़ जो है वहाँ से लेके, यानी ये जो हमारे पास एंटीरियर नेज़ल स्पाइन है, यहाँ से लेके बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट तक चला गया। यानी शेवलेट ने क्या किया था, अब आपने याद रखना है, शेवलेट शरारती बच्चा है जिसने बच्चे को नीचे से मुक्का मारा है। फ्रॉम ब्लो ऑफ द नोज से जब जाएगा तो एंटीरियर नेज़ल स्पाइन से लेके कहाँ तक होगा, ये हमारे पास एंटीरियर नेज़ल स्पाइन और 2/3 और बोनी थर्ड के जंक्शन तक हमारे पास फ्रैक्चर हो जाएगा। अब एक था जेरी, टॉम एंड जेरी कार्टून में जैसे जेरी जो है टॉम को मतलब तिरछा होकर लेग मारता था ना, तो हमने अगर साइड से मारी है या फ्रंट से मारी है बिल्कुल सामने से,
अब नीचे से नहीं मारी, या साइड से मारी है या सामने से मारी है, तो क्या होगा हमारे पास एंटीरियर नेजल स्पाइन से रन करेगा फ्रैक्चर, और कहाँ तक जाएगा, जंक्शन ऑफ सेप्टल कार्टिलेज और रूमर, यानी यहाँ से ये ऐसे करके जाना है फ्रैक्चर, ठीक है। अब ये इधर को जा रहा है तो ये हमारे पास जार्ज अवे है, और नीचे से जा रहा है तो शार्लेट अवे। याद रखना है, जेरी ने मारा फ्रंट से और शरारती बच्चे ने मारा नीचे से। नीचे से जब मारेगा तो सेप्टम और एंटीरियर नेजल स्पाइन तक का फ्रैक्चर हो जाएगा, और दूसरा कैसे होगा, हमारे पास रूमर और सेप्टल कार्टिलेज के जंक्शन से एंटीरियर नेजल स्पाइन तक। बस ये आपके फ्रैक्चर हो गए डन। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमने ये देखना है कि फ्रैक्चर तो होना था वो हो गया, अब इसको हमने फ्रैक्चर को ठीक कैसे करना है। एक तो ये कि हमने अगर वहाँ पे, आपको पता है जब भी हमारे पास कहीं पे कोई फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले वहाँ पे ब्लड की अकोमुलेशन होती है, जिसको हम हीमाटोमा कहते हैं। हीमाटोमा बन गया तो हीमाटोमा को ड्रेन कर लेना है। हीमाटोमा को ड्रेन करने का क्या तरीका है कि हमने उसको नीडल के थ्रू कर लेना है, वाइट बोर्ड नीडल के थ्रू कर लेना है, या स्मॉल को सिरंज के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको हम दोबारा से रिपोजिशन करेंगे, ठीक है, फ्लैप्स लगा सकते हैं, नेजल पैकिंग कर देंगे, ठीक है, लेकिन हमने डिफॉर्मिटी नहीं होने देनी। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, डेविएटेड नोज हो सकती है, नेजल सिमेट्री ख़राब हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डेविएटेड नेजल सेप्टम। ओके, डेविएटेड नेजल सेप्टम के बारे में जो बातें मैं कह रही हूँ बस आपने वही करनी है, और उसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई भी आपको इस टॉपिक में हरा सकता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेविएटेड नेजल सेप्टम जो है उसके काजेज़ क्या हैं। तो इसके 4 काजेज़ हैं, वो आपके फिंगर टिप में होने चाहिए। देखो, बाय बर्थ कोई हो सकता है, क्या हो गई, डेवलपमेंटल एरर, किसी की हेरिडिटरी फैक्टर्स में चल रहा है तो हेरिडिटरी हो गई। फिर कुछ लोग होते हैं जैसे नाइजीरियंस वगैरह होते हैं, उनकी नेजल सेप्टम डिप्रेस्ड होती है या डेविएटेड होती है, तो काशियंस की निस्बत अमेरिकन्स की निस्बत काशियंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो रेशियल फैक्टर 4 चीज़ें हैं। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हमने देख लिया जार्ज अवे या शार्लेट। डेवलपमेंटल एरर ये है कि बाय बर्थ कोई इंजरी आ जाए, या उसका हमारे पास क्या कहते हैं, बेजल सरफेस की कोई इंजरी हो, पैलेट हाई आर्च दो, ठीक है। रेशियल फैक्टर्स आ जाते हैं और हेरिडिटी। बस ये 4 हेडिंग्स याद करनी है, इनके अंदर वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा रीड कर लेना MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये आपकी 4 काजेज़ ही पूछेंगे, आपको बस हेडिंग्स के नाम लिखने हैं। देन आ जाते हैं टाइप्स। टाइप्स यहाँ से इतने अच्छे से हो जाएंगी। देखिए ये ना, अब आपने एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये नाक उसने भला कैसे दिखाई है, ये उसने दिखाई है इस तरह करके। मतलब आपने जब उसका एग्जामिनेशन नोज़ का करना है तो आपने नीचे से उसको, उसके फेस को, हेड को पीछे करना है और नोज़ को यहाँ से अप करना है, यानी यहाँ से उसकी नोज़ को अप करके फिर आपने देखना है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास है एंटीरियर डिसलोकेशन। इस साइड पे भी हो सकती है, इस साइड पे भी हो सकती है होगी ये एंटीरियर डिसलोकेशन। अब ये है C शेप्ड, ये है S शेप्ड, ये बना हुआ है स्पर। आप जब ENT के वार्ड में जाएंगे ज़्यादातर केसेस जो आते हैं वो हमारे पास स्पर के आते हैं या फिर C शेप डिफ्लेक्शन वाले आते हैं। थिकनिंग में क्या होगा, दोनों साइडें थिक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स होगी। उसके बाद बस यही करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर, ओके, क्लिनिकल फीचर्स में भी ना बस आपने हेडिंग्स याद करनी है। अब DNS का प्रॉब्लम ज़्यादातर मेल्स को होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, कोई बंदा आया, अब आपने याद ऐसे रखना है कि कोई भी आदमी आया जिसको DNS का मसला है, वो टिपिकल प्रेजेंटेशन क्या करेगा, सर हेडेक, एपिक्सटेक्सिस, नाक में से खून आता रहता है, सेंस ऑफ स्मेल का लॉस है, एनोस्मिया, एपिक्सटेक्सिस, साइनोसाइटिस, हेडेक। नोज़ में क्या चीज़ें होंगी, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करने के लिए यहाँ पे एक टेस्ट मेंशन है, वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हम क्या करते हैं। देखिए जैसे अगर किसी को नेज़ल, वो कह रहा है कि मुझे ना नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है इस साइड पे, नोज़ की लेफ़्ट साइड पे, तो आपने ना उसके चीक के ऊपर अपने, मतलब उसके चीक के ऊपर 3 फिंगर्स रख के उसके चीक को साइड पे ऐसे करके पुश करना है। तो अगर उसकी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन ठीक हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसको DNS का प्रॉब्लम है। ओके, हो गया। ये कोटल टेस्ट है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन इन DNS देखने के लिए। फिर है मिडल एयर का इन्फेक्शन। देखें ENT को ENT करके हम क्यों पढ़ते हैं, ऑर्थोलेरिंजोराइनोलॉजी, इसीलिए करते हैं ना क्योंकि उसमें ये तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं। अगर किसी को नोज़ का मसला है तो मतलब उसको एयर का भी मसला है, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया हमारे पास, रिवाइज़ करें मेरे साथ। सबसे पहले नोज़ से शुरू करते हैं। सर नोज़ में उसको क्या होगी, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। नोज़ से ऊपर आ जाए साइनसिस, साइनोसाइटिस। हेड में आ जाए हेडेक। नोज़ के अंदर सर सेंस ऑफ स्मेल नहीं है, नोज़ से एपिक्सटेक्सिस हो रहा है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी भी आ चुकी है और साथ में मिडल एयर इन्फेक्शन। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, SMR और सेप्टोप्लास्टी।
SMR में हम क्या करते हैं, SMR और सेप्टोप्लास्टी का टिपिकल डिफरेंस। अच्छा, जो SMR है ना, इसमें हमने म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और पेरिओस्टियल फ्लैप्स को दोनों साइड से रेज करना होता है, ठीक है। और फिर जो मोस्ट डेविएटेड पार्ट है उसको हम रिमूव कर देते हैं। और जो सेप्टोप्लास्टी है उसमें हमने म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल या पेरिओस्टियल फ्लैप सिर्फ एक साइड ऑफ द नोज से रेज करते हैं और फिर हम डेविएटेड पार्ट को रिमूव करते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो SMR है वो 17 ईयर्स ऑफ एज से कम उम्र लोगों पे नहीं हो सकती, यानी एडल्ट्स में कर सकते हैं 17 प्लस में, जबकि सेप्टोप्लास्टी हम बच्चों में भी कर सकते हैं और बड़ों में भी कर सकते हैं। 2 डिफरेंस हो गए। तो इसके यही डिफरेंस करने हैं, बाद में जब हम प्रोसीजर्स करेंगे ना तो ये डिफरेंस आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। देन आ जाते हैं हम सेप्टल हीमाटोमा में। हमने पहले भी पढ़ा कि जहाँ फ्रैक्चर होगा वहाँ पर हीमाटोमा हो सकता है। अब फ्रैक्चर सर्जरी प्रोसीजर्स में भी अक्सर हीमाटोमा हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पेरिकॉन्ड्रियम कवरिंग आउटसाइड द कार्टिलेज, पेरिओस्टियम कवरिंग आउटसाइड द बोन, इन दोनों के दरमियान में जो होगा, इन दोनों के दरमियान में ब्लड की कलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कहेंगे सेप्टल हीमाटोमा। अब इसमें नेज़ल ट्रॉमा भी हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, इसमें बंदा प्रेजेंट करेगा हेडेक के साथ। नेज़ल ब्रिज पे जब प्रेशर डालेंगे तो सिर्फ नेज़ल ब्रिज पे प्रेशर फील होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन जब हम करेंगे ना तो ऐसे करके हमें, अब आपने ना इसको पोलिप के साथ कंफ्यूज नहीं करना। पोलिप जो होंगे ना वो हमारे पास बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग होंगे और वो बाइलेटरल नहीं होते, या बाइलेटरल हों भी ना तो उनकी स्पेसिफिक अपीयरेंस होगी या ग्रेप लाइक होंगे कुछ, वो हम पोलिप वाले चैप्टर में मज़ीद देख लेंगे। ये आपको रेड कलर की 2 स्वेलिंग दिख रही है ना सेप्टम के दोनों साइड पे इक्वली, ये हमारे पास है सेप्टल हीमाटोमा। अब इसका स्मॉल हीमाटोमा को, अब इसके बाद इसका ट्रीटमेंट आपने अच्छे से देख लेना है कि ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि अगर स्मॉल है तो वाइट बोल स्टीरॉयल नीडल से उसको हम एस्पायरेट कर लेंगे। अगर लार्ज है तो हम इसको इंसाइज और ड्रेन करेंगे इंसिजन दे के। इंसिजन देने के बाद उसको ड्रेन कर लेंगे, फिर नेज़ल पैकिंग कर देंगे। और ना एक चीज़ आपने याद रखनी है, जिसमें भी आपने इंसाइज करना है कोई ट्रीटमेंट देना है, साथ में आपने ना जहाँ पे भी ये सब कुछ करना है सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देना है ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे भी कोई ओपनिंग होगी या फिर हम बैक्टीरिया को कोई भी रूट मिलेगा तो वो एंटर हो जाएगा और डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं इससे काफ़ी सारे। उसके बाद आ जाते हैं हम सेप्टल अब्सेस पे। तो सेप्टल अब्सेस जो है ना ये फ़ौरन से नहीं बन जाती, अब्सेस को कुछ टाइम लगता है बनने में। अब इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, काजेस क्या हैं। एक तो ये हमारे पास सेप्टल हीमाटोमा की वजह से हो सकती है, किसी ऑपरेशन के बाद बन सकती है। फ्रंकलोसिस सबसे इंपॉर्टेंट काज है कि फ्रंकल के बाद अब्सेस बन जाए, ठीक है। अच्छा, जब आपने क्लिनिकल फीचर्स करने हैं ना तो आपने कोशिश करनी है कि आप पेपर में बुलेट्स बना के लिखें, ठीक है। बुलेट्स के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप ना कॉमन सेंस से खुद भी लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि अगर वो आपसे सेप्टल हीमाटोमा पूछें तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन तो उसमें भी होगी, एपिक्स के चांसेस तो सेप्टल हीमाटोमा में भी हैं। सेप्टल अब्सेस में भी एपिक्स हो सकता है, सेप्टल अब्सेस में भी डिस्चार्ज आ सकता है, सेप्टल अब्सेस में परफोरेशन भी हो सकती है। तो ये सारी बातें हमने देखा। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, पेन होगी, टेंडरनेस होगी, हेडेक होगा, रेड स्वेलन स्किन होगी। इसके अलावा जो म्यूकोजा है वो कंजेस्टेड हो सकता है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। तो 7 पॉइंट्स हैं जो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या किया, जिस तरह हमने इसको इंसाइज करके एस्पायरेट किया था, इसको हम ड्रेन करेंगे। ड्रेनेज के लिए भी हमें इंसिजन देनी पड़ेगी, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देंगे। कॉम्प्लिकेशंस आपने सबकी याद करनी है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। इसमें क्या हो सकता है, हमारे पास नेक्रोसिस सेप्टल कार्टिलेजिस का हो सकता है। उसमें हमारे पास क्या था, थिक सेप्टम थी, सेप्टल अब्सेस बन सकती थी और डिप्रेशन ऑफ नेजल सेप्टम। ये ना कॉम्प्लिकेशन मिलती जुलती हैं, सब में ही लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल नोजल डिफॉर्मिटी हो सकती है, सुप्राटिव डिप्रेशन हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है। इसके अलावा सेप्टल अब्सेस में मेनिंजाइटिस और हमारे पास जो है क्या कहते हैं कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ये आपने मतलब एडिशनल ऐड कर लेना है। परफोरेशंस की काजेज़ आपने याद कर लिए हैं कि किस वजह से होता है। और ट्रीटमेंट में ये है कि अगर बहुत बड़ी परफोरेशन है तो हम उसमें सेप्टल बटन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने इस टॉपिक को रीड कर लेना, इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर पूछा भी तो ये MCQs में आ सकता है। बाकी पूरा चैप्टर आपने करना है, कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।